कांतापुर नाम के एक गांव में छोटूलाल नाम का एक बहुत बड़ा धनवान बैल अपनी पत्नी चंदा गाय और 6 बेटों के साथ एक बड़े से घर में रहता है। वैसे तो छोटू और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमेशा से अपनी एक बेटी चाहते हैं। बस यही उम्मीद है कि इस बार हमारी एक प्यारी सी बेटी हो। यही आखिरी बार है, इसके बाद अब और कोई उम्मीद नहीं है जी। इस बार हम निराश नहीं होंगे चंदा। मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है, इस बार हमारी एक बेटी जरूर होगी। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक छोटी सी गाय का जन्म होता है। उसके जन्म के बाद घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया था। हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। छोटूलाल अपनी बेटी का नाम रखने के लिए एक बहुत बड़े ज्ञानी को बुलाता है। महात्मा जी, हमारी बेटी हमारी बरसों के सब्र का फल है, इसीलिए जो कहना है आपने पूरे बरसों का ज्ञान इकट्ठा करके सोच समझकर कहना। मुझे आपको निराश करने का कोई इरादा नहीं है छोटूलाल जी। चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं सच ही बताना पसंद करूंगा। ऐसे कहते हुए वो ज्ञानी बैल कहता है कि छोटू की बेटी का जन्म सिर्फ तबाही मचाने के लिए हुआ। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो जहाँ पर भी कदम रखेगी वहाँ पर मौत का तांडव होगा। और इसकी शुरुआत आपकी बेटी एक पहली जन्मदिन पर आपके बड़े बेटे की मौत से शुरू होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसे घटिया बातें कहने की? छोटू जी, इसे अभी मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। उस ज्ञानी की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और उसे उस वक्त बेइज्जत करके वहाँ से निकल दिया जाता है। समय गुजरता जाता है। चंदा और छोटू की बेटी लिल्ली 1 साल की होती है। उसके जन्म पर ही लिल्ली के बड़े भाई की मौत हो जाती है अचानक से। मैं उन महात्मा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता हूँ चंदा, लेकिन मैं अपने बच्चों को यूं ही खोना भी नहीं चाहता हूँ। अब तुम ही कोई बीच का रास्ता निकल सकती हो। ठीक है कहकर लिल्ली को घर से दूर, सबसे दूर एक कमरे में कुछ सहायकों के साथ रखते हैं और हर रोज पहले चंदा, उसके बाद छोटू ऐसे बारी बारी से अपनी बेटी के साथ समय गुजारते हैं। लिल्ली के भाइयों को उसके माँ बाप के द्वारा कही हुई बातों के अलावा ना उन्होंने कभी लिल्ली को देखा था, ना ही कभी उसकी आवाज सुनी थी। वो भाई अपनी बहन से मिलने के दिन के इंतजार में लगे हुए थे बस। क्या बात है चंदा, तुम उदास लग रही हो? लिल्ली ठीक तो है ना? आपको तो पता है ना, एक एक करके हमारे सभी सहायक मर रहे हैं। आज ही हमारी आखिरी सहायक ने मौत के डर से भाग गई है। अब हम क्या करें? लिल्ली को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए पहले छोटू रुकता है, उसके बाद चंदा रुकती है। ऐसे करने की वजह से छोटू और चंदा की भी मौत हो जाती है अचानक से। और पहली बार लिल्ली के भाई उससे मिलने वाले होते हैं। अब ना माँ है और ना ही बाबूजी है, इसीलिए हमारी बहन को उस घर से बाहर निकालकर हमारे पास लेकर आना चाहिए। हमें नहीं पता उसे वहाँ पर रखने की वजह,
वो वजह माँ और पिताजी के साथ ही खत्म हो गई है। ठीक है कहकर सभी भाई मिलकर लिल्ली को लेने के लिए जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होकर अपने घर लेकर आते हैं। इतने सालों में लिल्ली अपने घर को पहली बार देखकर बहुत खुश होती है। सिर्फ माँ और पिताजी के मुंह से सुना था, इतने अच्छे भाई और घर है कहकर आज अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश हूँ मैं। 2 दिन में तुम्हारी जन्मदिन है। इस बार हम सब साथ रहेंगे तुम्हारे। सभी भाई बहन बहुत खुश थे, लेकिन लिल्ली के जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले ही लिल्ली के एक भाई की अचानक मौत हो जाती है। उस दुख में सभी लोग जन्मदिन की बात ही भूल जाते हैं। समय गुजरता जाता है और गुजरते समय के साथ लिल्ली के 6 भाइयों में से अब सिर्फ 2 ही रह जाते हैं। भाई, शायद मुझे अब पता चल गया है कि लिल्ली को हमसे दूर क्यों रखा गया था। तू हमारे भाइयों की मौत की जिम्मेदारी हमारी मासूम बहन को तह रहा है। ये सही नहीं है मेरे भाई। इससे पहले कि एक भाई दूसरे भाई पर यकीन करे, लिल्ली के आखिरी दोनों बचे हुए भाई भी मर जाते हैं। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है कहकर आत्महत्या करने के जा रही लिल्ली को एक बैल बचा लेता है। लिल्ली को वो बहुत पसंद आता है। उन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद कुछ बच्चे भी होते हैं और एक दिन उसका पति भी गुजर जाता है और ये सिलसिला कभी खत्म हो ही नहीं होता है। 11 नाम के एक गांव में बेला नाम की एक गाय अपने पति स्नेपबेल, बेटे रिडल और बहू ग्रेंजर के साथ रहती है। रिडल एक जिम्मेदार बेटा है, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी वही संभालता है और अपने पिता को हर काम से छुट्टी दे दी है। इसलिए बेला और स्नेप आपस में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। रिडल सुबह जाता है और शाम को ही लौटता है, इसलिए ग्रेंजर को अपने सास ससुर से नफरत है। जिन्हें साथ होना चाहिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये बूढ़ा बूढ़ी बेशरम की तरह इश्क लड़ा रहे हैं। मेरा भी वक्त आएगा तब बताऊंगी इन्हें। ऐसे ग्रेंजर हर वक्त अपने मन में ईर्ष्या पालती रहती है। उसकी इस ईर्ष्या से अनजान सभी लोग उसे अच्छा ही समझते हैं। बेला, मैं अपने भाई के गांव उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों उसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, जाकर शाम तक लौट कर आ जाना। मेरा मन ही नहीं लगता है आपके बिना। ठीक है कहकर स्नेप चला जाता है और ग्रेंजर उन्हें बस देखती रह जाती है, ईर्ष्या से भरी आंखों से। अपने भाई से मिलकर वापस आते वक्त स्नेप की नाव में पानी भरने की वजह से वो वहीं पर डूबकर मर जाता है। जब ये बात बेला और रिडल को पता चलती है तो उनके दुख की कोई हद नहीं थी। जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करके अपनी माँ को हिम्मत देकर वापस से काम शुरू कर देता है रिडल। ग्रेंजर भी यहाँ पर अपनी सासू माँ को अकेली देखकर ताने मारना शुरू कर देती है। मुझे लगता था अपने प्यारे पति की मौत के सदमे में आप भी निकल लोगी, लेकिन अब तो दोंगी निकली।
पिताजी से झूठा प्यार करती थी, तभी जिंदा हो और सेहतमंद भी। इसलिए घर के कामों में लग जाओ अब। दुखी और शर्मिंदा बेला अपनी बहू से कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। बेला गाय घर के कितने काम करने पर भी ग्रेंजर गाय उसे ताने मारती ही रहती थी। इतने सालों से मुझे अपनी दासी बनाकर उस बूढ़े के साथ खूब मजे लिया है बुढ़िया तूने। अब मेरी बारी है। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक मैं ऐसे ही करती रहूंगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था बेटा, तुझे हमसे इतनी दिक्कत हो रही थी कहकर। हमें माफ कर देना, जाने अनजाने में अगर तुम्हें तकलीफ दी हो तो। बेला की तबीयत काम कर करके खराब होती है, लेकिन वो कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटती है और ना ही कोई बहाने बनाती है। अपनी माँ की तबीयत खराब हो रही है कहकर रिडल जान जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है इसके बारे में। माँ की तबीयत यूं दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है, जैसे कि वो धूप में मेहनत करके आ रही हो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी माँ से ही पूछ लो ना। दिन भर खाकर सोने के अलावा वो और करती भी क्या है? रिडल को अपनी पत्नी का ये जवाब अजीब लगता है और उसे उस पर शक होने लगता है और वो घर में असल में हो क्या रहा है ये जानने के लिए एक दिन सिर्फ काम पर जाने का नाटक करता है और घर के बाहर से कुछ होने की उम्मीद में इंतजार करता है। ओए बुढ़िया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुझे तो कपड़े धोने को कहा था ना, यहाँ पर महारानी की तरह का रही है? उठ इसी वक्त। ऐसे कहते हुए ग्रेंजर गाय उसकी सासू माँ बेला गाय के हाथ में से खाने की प्लेट छीन कर फेंकते ही रिडल घर में आता है और अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाता है। तो ये सब हो रहा है घर में मेरे जाने के बाद? हाँ, मेरा माँ एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकती है सुकून से। तुम एक राक्षस हो, निकल जाओ अब मेरे घर से। ऐसा मत कर बेटा, बहू नादान है, उसे किसी और बात का गुस्सा है बस। तू इतनी छोटी सी बात के लिए कोई गलत कदम मत उठा ले। ऐसे बेला अपने ही बेटे से रोते हुए क्रूर बहू के लिए माफी मांग रही थी। वो देखकर ग्रेंजर की सारी क्रूरता मिट्टी में मिल जाती है और वो बेला से माफी मांगने लगती है। कुछ देर तक घर में यही चलता है। उसके बाद ग्रेंजर सुधर जाती है, लेकिन उस पर यकीन करने में रिडल को वक्त लगता है। धीरे धीरे सब साथ मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं।